10,000 करोड़ के स्मार्ट मीटर पूरे राजस्थान में लगाना चाहते। प्राइवेट कंपनियों से बड़ा लेन देन हो गया, बड़े नेताओं का, बड़े अधिकारियों का। बीजेपी नाटक कर रही कि हमें ना जो फ्री में स्मार्ट मीटर लगाएंगे। बीजेपी वालों, तुम फ्री में जहर नहीं बांटते लोगों को। वीपी सिंह जी जब पीएम थे तब उनका हेलीकॉप्टर अपने जयपुर में उतर नहीं पाया। पुलिस भी हमसे कार्ड लेकर निकलेगी तो अलाउड करेंगे। उसके बाद बहुत झंझट हुआ, फायरिंग भी हुई और जगह जगह कई थानों में आग लग गई। 17-18 साल के जब आप थे तब आपको जेल हुई थी। आदमी रास्ते कम ढूंढता है, ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ से ज्यादा बचता है। इंस्पेक्टर राज के हम खिलाफ रहे, कभी सरकार को नफे नुकसान से चला रहे हैं। जनता की जेब काट लो और खुद की जेब भर लो, जनता का क्या होगा फिर? बीजेपी चला चला के मुसलमान का डर दिखा के हिंदू को डराती उठे, तो तुम हिंदुओं के ठेकेदार हो क्या? कहते हैं ना कांग्रेस तो मुस्लिमों की है और बीजेपी हिंदुओं की है, ऐसा क्यों? ये तो बीजेपी वाले कहते हैं। मेरे से बड़ा कोई हिंदू है क्या? हम राम का वंशज है। कौन से हिंदू के घर हमको डिस्कस करनी है मेरे साथ करें? गॉड है ये लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल रॉयल प्रोडक्शन हाउस पर। आज हमारे साथ राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी सर हमारे साथ है। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी जर्नी कैसी रही, उनका स्ट्रगल कैसा रहा, यहाँ तक पहुँचने में कितनी कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ा। तो जानते हैं सर से। सर, आपके राजनीतिक जो सफ़र की शुरुआत हुई वो कैसे हुई? क्योंकि राजनीतिक सफर की शुरुआत कैसे होती है पता नहीं चलता, शुरू हो जाती है। तो मैं जब स्टूडेंट था तब से ही पॉलिटिकल सफर शुरू हो गया, बहुत कम उम्र में। क्योंकि मैं जब कॉलेज में मेरा एडमिशन नहीं हुआ, उससे पहले ही एक मूवमेंट चल रहा था यहाँ। उस मूवमेंट में अ, दिवराला सती प्रकरण चल रहा था। तो उस वक्त हमने स्पीच दी थी रामलीला मैदान में। अच्छा। तो उस वक्त कुछ लोगों को जेल हो गई थी, उनमें से एक मैं भी था। लेकिन मेरा तब फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ नहीं था, उसके बाद हुआ। तो उस स्पीच के लिए जेल हो गई थी। फिर उसके बाद स्टूडेंट लीडरशिप में कब आगे पता नहीं चलता। तो राजनीतिक सफर कब शुरू होता है किसी को पता नहीं होता, कभी भी शुरू हो सकता है। तो सर हमने ये भी सुना है कि 17-18 साल के जब आप थे तब आपको जेल हुई थी। हाँ, तो जेल वो हुई थी मेरी। हाँ, तो जेल तो अब आप एक बात बताइए, जब आप फर्स्ट ईयर में गए नहीं, उससे पहले आपकी 18 की हुई नहीं, उससे पहले जेल होगी तो जाना ही पड़ेगा, उसका कोई इलाज नहीं है। तो गए। फिर जेल में रहते हुए मेरे हाथ में चोट भी लग गई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया वहाँ, जब हमें कोर्ट में पेश कर रहे थे। तो नीचे स्टूडेंट प्रदर्शन कर रहे थे, तो मैं नीचे आने लगा। तो उस वक्त पुलिस से आमना सामना हो गया। तो मेरे हाथ में चोट भी लगी। आज तक देखो हाथ में गड़बड़ है, अभी तक काम नहीं करता हाथ। ये चोट, वो काफ़ी चोट लगी। तो सर उस टाइम आपके साथ कौन-कौन थे? उस वक्त जेल में तो ये भी थे, हालांकि ये तो बहुत सीनियर थे। राजेंद्र सिंह राठौड़ बहुत सीनियर है। हुँ। तब ये चुनाव लड़ चुके थे एमएलए का, 2 बार या एक बार लड़ चुके थे शायद। तो ये भी थे उस वक्त जेल में, और बाकी लोग भी थे। काफ़ी सीनियर थे सब लोग, इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी। सब बाकी लोग भी थे। सर कोई ऐसा राजनीतिक लाइन में आप कब से हो, तो उसमें ऐसी कोई सिचुएशन आई जो बहुत हार्ड थी आपके लिए? सिचुएशन कई बार आ जाती है, हार्ड होती है सिचुएशन के मैं। लेकिन अब वो इतना लंबा प्रोसीजर रहा है कि बहुत हार्ड सिचुएशन कई बार आई, सॉर्ट आउट हो जाती हो। तो क्या, ऊपर वाला रास्ता बनाता, हार्ड सिचुएशन देता है। तो आपका जो कोई इष्ट है तो मदद करता है। मैं कृष्ण भक्त हूँ शुरू से, तो मदद करता है। सर वीपी सिंह जी जब पीएम थे तब उनका हेलीकॉप्टर अपने जयपुर में उतर नहीं पाया। देखिए, वो सिचुएशन अलग थी। हम स्टूडेंट थे और बड़ा एग्रेशन था, जमाना था वो। और हमारा ये मानना है कि जिंदगी में सब कुछ वापस आ सकता है, लेकिन बीता हुआ वक्त वापस नहीं आ सकता। तो वीपी सिंह जी का हवाई जहाज उतरना था, उस वक्त हमने चैलेंज देकर कहा था कि हम प्राइम मिनिस्टर को नहीं उतरने देंगे। और उस वक्त फिर शरद यादव पहले आ गए, तो शरद यादव को भी भागना पड़ा। और बहुत लोगों के साथ यहाँ पे पूरे जयपुर में हमने जनता कर्फ्यू कॉल किया था। हमने ये कह दिया था कि पुलिस भी हमसे कार्ड लेकर निकलेगी तो अलाउड करेंगे। उसके बाद बहुत झंझट हुआ, फायरिंग भी हुई और जगह जगह कई थानों में आग लग गई, यादगार में आग लग गई। और वीपी सिंह को वापस, प्राइम मिनिस्टर को हवाई जहाज ऊपर से वापस ले जाना पड़ा। वो नहीं उतर पाए जयपुर में। और वो एक स्टूडेंट पावर थी और वो एग्रेशन था। क्योंकि आदमी का जब एग्रेशन होता है तो वो एक जवानी होती है। और जवानी का वक्त क्या है कि आदमी, जवानी तो दीवानी है। आप जानते हैं कि जब हुँ, लड़ता है जवान, तो फिर वो परवाह नहीं करता रिजल्ट की। तो उस वक्त मन में ये नहीं थी कांग्रेस है या बीजेपी, हम तो किसी में थे ही नहीं। हम तो फ्री थिंकर्स थे, लड़ रहे थे, परवाह नहीं करते थे। और उस वक्त भी हम कामयाब हो गए। जनता कर्फ्यू लगा और पूरे जयपुर में कितनी सैकड़ों बसों की आग लग गई। लेकिन बड़ा कॉज था स्टूडेंट का।
जब बड़ा कॉज हो और स्टूडेंट की पावर के सामने चुनौती हो पूरे देश के नौजवान के सामने, तब और स्टेट के नौजवान के सामने इतने बड़े इशू पर हम लड़ रहे थे कि यूथ को अधिकार मिले और उस पर हम कामयाब हुए। और हालांकि आज के दौर में मुझे भी अजीब सा लगता है कि हम उस वक्त इतना लड़के और जनता कर्फ्यू लगा पाए। आज मुझे कहे तो वो बड़ी इम्पॉसिबल सी बात लगती है कि हम पुलिस को भी मना कर देंगे, सड़क पे कोई नहीं निकलेगा, जयपुर में जनता कर्फ्यू है आज के दिन, जो निकलेगा वो हमसे पास लेकर निकलेगा, हम अलाउड करेंगे वो मेडिकल के लिए निकले, बाकी नहीं निकलेगा। तो बड़ा यादगार तक में आग लग गई थी, बड़ा कंट्रोल रूम पुलिस का वहाँ तक आग लगा दी लड़कों ने, बड़ा झंझट हुआ, पुलिस आमने सामने हो गई। आज के वक्त में ये सब चीज़ें मैं अब तो आज मुझे कोई कहे तो मैं ठीक नहीं मानता, क्योंकि दौर बदल गया। मैं खुद सरकार में मिनिस्टर रह लिया और जवानी की सोच और एजिटेशन की स्टाइल अलग होती है, बाद में स्टाइल बदलती है। लेकिन आज के यूथ से मैं यही कहूँगा, वो शॉर्टकट ढूँढ रहा है सब जगह कि जल्दी से जल्दी बीजेपी कांग्रेस में कुछ मिल जाए। हमारे टाइम पे वो दौर नहीं था। हम ना बीजेपी में थे ना कांग्रेस में, हम फ्री थिंकर थे। हर मुद्दे पर लड़ते थे, कंट्री का हो, स्टेट का हो, लेकिन जब निकलते थे तो फिर परवाह नहीं करते थे। आज तो यूथ को बहुत जल्दी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो सर ऐसा कौन-सा काम था आपका जिस पे आपको गर्व हो जब आप मंत्री थे आपने किया, कि आपको इस चीज़ पे गर्व देखिए, था? एक बात ध्यान रखना आप, इस देश में मंत्री रहते हुए हमने सबसे बड़ी बात एक ही कही कि ये जो मेरे पास ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट था, हुँ, तब मैंने ये जितने भी आरटीओ ऑफिसेज हैं, और आज भी वो सिस्टम लागू होगा, मैंने सब जगह कोई भी आदमी घुसे, हुँ, उसको पहले ये तो पता हो कि कौन सी जगह उसका क्या काम होगा। आप तो उसको अलाउड ही नहीं करते, वो घुसेगा कहाँ से? और हमने ये काम किया, बड़ा ईजी काम कर दिया सबके लिए। और हमने नया सिस्टम ये डेवलप किया कि जब भारत सरकार ने सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट हमारे हाथ में नहीं था, हुँ, हुँ, इतने ज़्यादा चार्जेस लगा दिए और भेज दिया कि राजस्थान में आप लागू करो, तो 1.5 साल तक मैंने लागू नहीं किया। और उस वक्त मैंने इसमें, आप पता कर लेना पूरे राजस्थान में, अब तो ये बीजेपी की सरकार आ गई थी, वापस उतने लागू कर दिए होंगे। हमने जो सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में जो हम बदल सकते थे पैसे, और जो हम रोक सकते थे जिसके लिए हम बाध्य नहीं, 1.5 साल बाद तो हमने लागू किया, वो भी सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर में। हुँ। और फिर जितने पैसे थे उतने ही रखे, हमने बढ़ाए नहीं। अच्छा, जो हम रोक सकते थे, भाई आप किसी भी आदमी को सिर्फ जैसे कोई चालान हो रहा है तो 5,000 रुपए का चालान, 5,000 रुपए की सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल आती है। हुँ, हुँ, अब 10,000 रुपए का चालान, चालान की राशि बढ़ाकर आप दुर्घटनाएं नहीं रोक सकते हैं। दुर्घटनाएं रोकने के लिए आपको सबसे पहले एजुकेट करना पड़ेगा लोगों को कि वो शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाए, गाड़ी की स्पीड को वो समझे, सड़कें ठीक हो, हमारा सिस्टम ठीक हो, हमारे जितने कट है सड़कों पर वो ठीक हो। भाई आप ये मानकर चलना, सबसे ज़्यादा डेथ हमारी सड़कों पर हो रही है, एक्सीडेंट में सब जगह डेथ हो रही है। और हुँ, एक्सीडेंट में जो डेथ हो रही है, वो डेथ रोकने के लिए हमें बहुत ज़बरदस्त ढंग से एजुकेट होना पड़ेगा, करना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि देश की आबादी बहुत ज़बरदस्त है। और मेरा ये मानना है कि ये हमारे टाइम पे हमने बहुत बड़े-बड़े काम किए कि मान लीजिए किसी का टैक्स बहुत ज़्यादा थे और वो जमा नहीं करा पाया, तो हम उसके लिए अलग से सिस्टम लाए कि तेरा ब्याज-व्याज सब खत्म, और बहुत मिनिमम कर दिया कि कैसे भी तुम जमा कराओ और ये काम कर लो। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने जितने एक्सपेरिमेंट किए, जितना सड़क सुरक्षा के लिए हमने काम किया, उतना कभी नहीं हुआ, और हमने हर काम बहुत आसान बना दिया। अभी तो इन्होंने तो तूफ़ान मचा दिया, हमारे टाइम पे भी ये नंबर प्लेट का मामला आया था कि साहब आप एक कंपनी को दे दो, क्यों दे दो? अभी इन्होंने एक नौ कंपनी को देके लूट मचा दी, फिर यहाँ के जो परिवहन मंत्री है प्रेमचंद बैरवा, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि साहब हमने उसका काम रोक दिया है, हम पैसे वापस दिलवाएँगे। पैसे कहाँ से वापस दिलाएँगे? आज तक वो कंपनी काम कर रही है। हमने कहा आपको नंबर प्लेट बनवानी है, आप कहीं से भी बनवाओ, लेकिन इस नॉर्म्स में बनवाओ। कभी हमने कानून के ज़रिए कोई, अब तो क्या है कि सब जगह इंस्पेक्टर राज है। बिल्कुल। आप सड़क पर निकल जाइए, आदमी रास्ते कम ढूँढता है, ट्रैफ़िक पुलिस और आरटीओ से ज़्यादा बचता है। इंस्पेक्टर राज के हम खिलाफ रहे, कभी भी हमने नहीं कहा कि इंस्पेक्टर सड़क पे खड़ा होकर मनमानी करे, बदमाशी करे। दहशत नहीं होनी चाहिए थाने में जाने के लिए, इंस्पेक्टर के पास जाने ट्रैफ़िक पुलिस से। हुँ, जब लोग थाने में जाने से, ट्रैफ़िक पुलिस से या परिवहन विभाग से डरेंगे, सरकार से ही, तो फिर उस सरकार का मतलब क्या है? फिर तो आदमी, आप समझ लीजिए, वो अपराध क्यों बढ़ता है? जब लोग, सरकार और जनता के बीच में गैप हो जाता है, और सरकार जब अधिकारियों को या पुलिस को ही में ही जाने से डरेगी, तो वे अपराध बढ़ेंगे, इसलिए अपराध नहीं बढ़ते। हाँ सर, वो सोचता ही है ना कोई भी बात हो गई तो यार पुलिस तक कौन जाएगा? अगर अपने पुलिस आप में जाएँगे तो उल्टा नहीं हो जाए, दिमाग में ये बैठ गया। आज तो बहुत डर है, थानों में जाने से अपराधी नहीं डर रहा, आम आदमी डर रहा है। आम आदमी वो डर निकला हमारे टाइम पे, हमने, आप देखो सब जगह पुलिस थानों में हमारे बनाए हुए हैं, सब जगह हमने
स्वागत कक्ष बनाए जनता के लिए, अभी तक बने हुए हैं। इन्होंने तो एक भी नहीं बनाया। हर थाने में बनाया हमने, एमएलए कोटे से बनाए। हर थाने में मिलेगा आपको, जयपुर में जाओ, आप मेरे विधानसभा क्षेत्र में जाओ, हर विधानसभा क्षेत्र में हर एमएलए ने बनाया। अब कहाँ है? पुलिस को तो जाते ही घबराता है, पुलिस जाती है, उसका व्यवहार ऐसा होना चाहिए, पुलिस का वो सुधार हुआ था, हमारी सरकार में वापस सिस्टम कोलैप्स हो गया। सर आजकल देखा जाता है कि जैसे नो पार्किंग में व्हीकल्स खड़ी कर दी, ठीक है? और एक हर जगह आजकल मतलब कचरा भी बहुत है, तो इतनी जल्दी कचरा नहीं उठता जितनी जल्दी व्हीकल्स उठा के वो ले जाते। व्हीकल्स इसलिए उठते हैं कि ये देखिए, ये प्राइवेटाइज़ेशन हो गया और प्राइवेट पार्टी क्या करती है, बेवजह भी व्हीकल उठा के ले जाती है। अच्छा। उसकी सुनने वाला कोई नहीं, वो जाके कितना ही चिल्ला ले कि साहब यहाँ नो पार्किंग का बोर्ड लगा नहीं था, मेरी गाड़ी ले गए। हमारे टाइम पे जयपुर के आउटर में, सिटी में हमने जो वॉल जो परकोटा है, हुँ, उसमें तो हमने कहा, लेकिन जयपुर में बाहर मान लीजिए सोडाला है, सिविल लाइन्स है, सी स्कीम है, बनी पार्क है, यहाँ से हमने अलाउड नहीं किया था, अब तो यहाँ से गाड़ियाँ उठा के ले जाते हैं। सरकार का इंटरेस्ट नहीं है ना काम में। हुँ, हुँ। जब सरकार का इंटरेस्ट सिर्फ जेब भरने में लग गया है, तब हालत खराब होते हैं। तो सरकार तो जेब भरने में लगी हुई है, सरकार का इंटरेस्ट ही नहीं है जनता से। सर सोशल मीडिया जो आजकल के पॉलिटिक्स के लिए क्या ज़रूरी है? देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना आ गया। अच्छा। आदमी अखबार नहीं पढ़ रहा है, टीवी नहीं देख रहा है, लेकिन फ़ोन में सब कुछ देख रहा है। हुँ, हुँ। ये नया सिस्टम जो डेवलप हुआ है, पहले मैं भी ये समझता था कि अखबार और टीवी की न्यूज़ की बड़ी वैल्यू है। आज भी हम तो अखबार पढ़ते हैं, टीवी न्यूज़ भी देखते हैं। लेकिन नए ज़माने में बहुत लोगों से मेरी बात हुई तो कभी देखते ही नहीं हो, तो उसके हाथ में है। तो नया कॉम्पिटिशन आ गया यार, ये ठीक है। अब कुछ चैनल्स ही नहीं है कि कुछ चैनल्स या मीडिया समुच्चाय जैसे कर ले। ऐसा नहीं है, अब इतने छोटे-छोटे चैनल खड़े हो गए हैं कि उनकी न्यूज़ चल रही है। हुँ, हुँ। जिसकी चल गई उसकी चल गई। इसलिए सोशल मीडिया ने तो एक पावर दी, एक ताकत दी है, लेकिन उसका यूज़ होना चाहिए। मैं यूथ से कहूँगा कि सोशल मीडिया से आप ज़्यादा प्रभावित मत होइए। हुँ, हुँ। सब कुछ सही नहीं आ रहा है। एक आदमी अपनी बहुत अच्छी रील बनाकर भेज रहा है, स्टाइल मार रहा है, लेकिन वो आदमी कैसा, आप जब तक नहीं मिलोगे पता नहीं चल बिल्कुल। सकता। तो सर आने वाले 5 साल में आप राजस्थान का मतलब पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कैसा देखते हो? कौन अपने देखिए, देश 2 वर्ष के लगभग अब हो जाएँगे बीजेपी की सरकार। हुँ, ये सरकार अभी तक खुद ही नहीं समझ पा रही कि वो सरकार है या नहीं है। तो सरकार तो चल नहीं रही, हुँ, डायलॉगबाजी ज़रूर चल रही है। जिस सरकार में बैठे लोग दिन भर सिर्फ़ विपक्ष को गालियाँ देते रहे, पूरे देश का, हिंदुस्तान का राज ले लिया। आप क्या जान लोगे क्या? बीजेपी नाटक कर रही है कि हमें ना जो फ्री में स्मार्ट मीटर लगाएँगे। बीजेपी वालों, तुम बी फ्री में ज़हर नहीं बाँटते लोगों को, तुम मीटर कैसे बाँट दोगे? झूठ बोलने की भी कोई लिमिट होती है, झूठ के जनरेटर है बीजेपी वाले। ये जो बड़ी-बड़ी फेंकते हैं ना, दुनिया की समझ में आ रही है। 10,000 करोड़ के स्मार्ट मीटर पूरे राजस्थान में लगाना चाहते हैं। प्राइवेट कंपनियों से बड़ा लेन-देन हो गया, बड़े नेताओं का, बड़े अधिकारियों का। अब आप स्मार्ट मीटर, तो तार हिलेगा तो भी वो चलेगा। जो लोग अपने घर में ज़्यादा चमचागिरी कर रहे हैं ना बीजेपी की, मैंने कहा तुम आगे बढ़ के लगवा लो, पता चल जाएगा। ये बीजेपी कांग्रेस का मुद्दा नहीं है। स्मार्ट मीटर घर में लग गया तो जेब कट जाएगी जनता की और जेब भर जाएगी सरकार की, बीजेपी की। इसलिए मैंने लोगों से कहा कि जबरन ये लगा नहीं सकते, प्राइवेट कंपनियों के लोग घूम रहे थे, जब मैंने स्टेटमेंट दिया तो लोगों ने रोक दिया। हुँ, अब ये नाटक कर रहे हैं, हम तो सर्वे करने आए हैं। हुँ, प्राइवेट कंपनियों को क्या राइट है? आप उनसे मीटर खरीद रहे हो, अब जब आपका इलेक्ट्रॉनिक मीटर सही है, पुराना मीटर, हुँ, तो आप नया मीटर क्यों लगाना चाहते हो? क्योंकि आपको तो करप्शन करना है। सिर्फ़ करप्शन से सरकारें नहीं चलती और सरकार कभी नफ़े-नुकसान से भी नहीं चलती। सरकार हमेशा जन कल्याण से चलती है। ये सरकार को नफ़े-नुकसान से चला रहे हैं। जनता की जेब काट लो और खुद की जेब भर लो, जनता का क्या होगा फिर? और लोगों को भी समझना पड़ेगा। अंधे होकर किसी भी पार्टी या किसी भी नेता के पीछे मत लगो। सावधान होकर देखो, कौन कैसा है, कौन मेरे साथ खड़ा हो सकता है। पार्टी के साथ-साथ पार्टी कभी भी काम नहीं करती, हुँ। व्यक्ति काम करते हैं। देखना ये पड़ेगा कि सरकारें आई गई, नेता आए गए, लेकिन जो आदमी आपका हाथ पकड़ कर चलने की ताकत रखता है, उसके साथ खड़े रहो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। आप अंधे होकर वोट दोगे, जब आप कहोगे दिल्ली में वो बैठा है और मेरी पार्टी, तो वो क्यों पागल हो रहा है यार? व्यक्ति जिस दिन इस देश में व्यक्तियों को वोट मिलने लगेंगे, कैंडिडेट को वोट मिलने लगेंगे, उस दिन इस देश में डेमोक्रेसी सफल हो जाएगी। जब-जब आप किसी एक पार्टी को पूरी सत्ता दे दोगे, वो तो नारेबाज़ी करेगा, स्टाइल लगाएगा, बीजेपी वाले कहते हैं हमें सब कुछ दे दो देश का, दे दो सब कुछ, देश बर्बाद हो जाएगा। किसी एक पार्टी को जब सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, ज़्यादा ताकत मिलेगी, तो मनमानी करेगी वो पार्टी। और आज वही हो रहा है, डबल इंजन की सरकार है, कुचल रही है लोगों को। और सर एजुकेशन सिस्टम पे में आपका लेके क्या व्यू है आज कि हमारे ओबीसी एजुकेशन का सिस्टम ही बदलना पड़ेगा। ये नया ज़माना आ रहा है, आपको एजुकेशन को पूरा वर्क से जोड़ना पड़ेगा। नया ज़माना आ रहा है। आप जो पढ़ के जा रहे हो, वो कहीं आपके नौकरी में काम ही नहीं आ रही, तो आपको नौकरी का सिस्टम बदलना पड़ेगा। सरकारों को भी नौकरियाँ क्रिएट करनी पड़ेगी, प्राइवेट जॉब भी भयंकर क्रिएट करने पड़ेंगे।
हालत बहुत खराब है। बिल्कुल। यदि बच्चे को जॉब नहीं मिलेगा, वो क्राइम के रास्ते पर जाएगा, गलत ट्रैक पर जाएगा, भुखमरी फैलेगी। और आपको सबसे बड़ा पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए काम करना पड़ेगा। बीजेपी के नेताओं को शर्म नहीं आती, पापी हैं सारे। वो कह रहे हैं खूब बच्चे पैदा करो, रोटी कौन देगा? तुम देने आओगे क्या रोटी? हम दो हमारे दो का नारा पहले से चल रहा है कांग्रेस सरकार के समय से। वापस वो नारा लागू होना चाहिए, कानून बनना चाहिए। 2 बच्चों से ज्यादा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी हो, किसी के भी 2 बच्चों से ज्यादा नहीं होंगे। और सर वो आजकल और वो मान लेंगे सब। हम्म। आपको कानून बनाना पड़ेगा। आप नाटक क्यों कर रहे हो? आप इसलिए 2 बच्चों का कानून नहीं बना रहे कि मुद्दा खत्म हो जाएगा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मान लेंगे, सबके 2 बच्चे होंगे। आजकल पढ़ा लिखा था हिंदू हो चाहे मुसलमान, सबके 2 बच्चे होते हैं। बीजेपी चला चला के मुसलमान का डर दिखा के हिंदू को डराती वोटे, तो तुम हिंदुओं के ठेकेदार हो क्या? तुम तो नकली हिंदू हो। और तुम्हारे में दम था तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बड़ी बड़ी बातें करते थे। 4 सर काट के लाने चाहिए, 40 लाने चाहिए। महाराज ले आते ना, अभी मौका था। ये क्या तरीका है? जब मौका आया तब ठोका नहीं। अब बातें बड़ी बड़ी। अब टीवी पे आप युद्ध लड़ना चाहते हो, ऐसे थोड़ा ना होता है टीवी डिबेट पे युद्ध लड़ते हो। तो सर ये कहते हैं ना कांग्रेस तो मुस्लिमों की है और बीजेपी हिंदुओं की है, ऐसा क्यों? ये तो बीजेपी वाले कहते हैं। मेरे से बड़ा कोई हिंदू है क्या? मैं राम का वंशज हूँ, बिल्कुल। मैं कच्छा वंश का क्षत्रिय हूँ। हम्म। और सारे ये जो बेचारे, ये इंदिरा जी का पोता है राहुल गांधी। हम्म। कौन है राहुल गांधी? पंडित नेहरू का पड़पोता पड़नाती है बेचारा। हम्म। क्या आप ध्यान लोगे क्या? आप बीजेपी वाले तो बताएंगे ज्यादा बहादुर है क्या, ज्यादा गलतफहमी है क्या? कौन से हिंदू के ग्रंथ को डिस्कस करनी है मेरे साथ करे? हम्म। फ्रॉड है ये लोग। इनको कोई मतलब नहीं है, ना हिंदू से, ना मुसलमान से, ना सिख से, ना ईसाई से। नाटक करते हैं, वोट लेते हैं बस। तो सर अब आप आने वाले टाइम में अभी जो इलेक्शन होने वाले हैं तो सीएम का फेस किसको देखना चाह रहे हैं? सीएम का आपको क्या लगता है? कमाल कर रहे हैं आप। सीएम के फेस की बात तो तब होगी ना जब हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी। अभी सबका एक ही लक्ष्य है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, ये तय बात है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हम्म। बनेगी। हम्म। उस वक्त में क्या फैसला होता है, एमएलए और केंद्रीय नेतृत्व क्या तय करता है, वो देखा जाएगा उस वक्त। हाँ सर, अभी जो क्रैश हुआ है, इतने लोग मर बड़े आश्चर्य की बात है। भगवान इस चीजों से बचाए। बड़ी आश्चर्यजनक घटना हुई है और पूरी दुनिया के लिए चुनौती है, पूरे देश के लिए चुनौती। तो प्लेन क्रैश हुआ, उससे लोगों में इतनी दहशत हो गई, वो आप देखो लोगों में। तो उसमें एक आदमी का बचना तो ये दिखाता है कि कोई पावर है, दुनिया को चलाती है। एक का टाइम नहीं आया था इसलिए उसको बचा लिया, बाकी सब गए। लेकिन भगवान ये कहते हैं मैंने तो वो दिमाग दिया है, जो बचने के रास्ते निकाल, कुछ दुर्घटना हो। तो हम सबकी जिम्मेदारी है, सरकार की ज़्यादा जिम्मेदारी है कि आपने बड़ी बड़ी कंपनियां तो आ गई है, लेकिन इसमें एरोप्लेन्स भी आ गए, लेकिन इसमें कोई कमी नहीं रहे। और लोगों को दुर्घटना से बचाना तो हम सबकी जिम्मेदारी है, और सरकार की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी। और सर ये जैसे मेल और फीमेल को आजकल बराबरी का बता दिया, तो आपको क्या लग मेल और फीमेल तो बराबर ही थे सदियों से। अरे नहीं सर, लेकिन अब आजकल न्यूज़ देख रहे हैं अपन, लड़कों को शादी करके काट रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, उस पे आपका हाँ, क्या वो तो आप जानते हैं कि क्रिमिनल दिमाग, ये जो सोनम वाला हुआ, तो वो तो औरत गंदी थी, बदमाश थी। उसने सब ऐसी नहीं है। इस देश में महिला माँ भी होती है, हुँ। महिला बहन भी होती है, महिला अच्छी पत्नी भी होती है। लेकिन एक महिला इस सोनम जैसी भी होती है, शायद उसका नाम सोनम है, जो अपने तो तेरे को नहीं करना था तो क्यों की शादी? बिल्कुल। मर्डर करवा रही। इतने गंदे दिमाग की भी कोई होती है तो देख के लोग डर जाते हैं।